नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2-3 दिन पहले वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट प्रस्तुत किया है। तो ये वीडियो या इस वीडियो में मैं बजट को कवर करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट तो एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन मैंने क्या प्लान किया है कि इस पूरे टॉपिक को यानी बजट जो भी टॉपिक है इसको बेसिक से कवर करके और उसके बाद आखिरी में बजट को भी कवर कर लेंगे जो डॉक्यूमेंट संसद में पेश किया गया है। तो सबसे पहले जो मैंने एक माइंड मैप ड्रॉ किया है वो बजट को समझने के लिए है और ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पूरा बजट मैंने 6-7 टॉपिक्स में सब टॉपिक्स में 7-8 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बजट को डिवाइड करने का मुख्य कारण यह है कि अगर हम बजट को पढ़ें तो जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे और आखिरी में जो परसों या उसके पहले वाले दिन जो डॉक्यूमेंट पेश हुआ है उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस बार मैंने इसको जल्दी समाप्त करने के लिए, क्योंकि जो लोग सामने खड़े होते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं वो इशारे करते रहते हैं कि वीडियो को जल्दी समाप्त करिए, तो इस बार मैंने पहले से सब कुछ लिख लिया है ताकि उसमें समय व्यर्थ ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बजट की। और बजट में जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? फिजिकल पॉलिसी। तो सबसे बेसिक से शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर ये राजकोषीय नीति होती क्या है। तो फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो राजकोषीय नीति जैसा कि लिखा है कि राजकोषीय नीति गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी जो राजकोषीय नीति है वो सरकार की आय और व्यय से संबंधित होती है। यानी सरकार कैसे आय प्राप्त करती है, सरकार को आय कैसे होगी। जैसे सरकार क्या प्राप्त करेगी, सरकार टैक्स प्राप्त करेगी तो इसको आय होगी। इसी तरह अगर हम देखें कि सरकार व्यय क्या करेगी, सरकार जनता को सब्सिडी देगी तो ये सरकार का व्यय हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी नीति जो सरकार की आय और व्यय से संबंधित होती है वो नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। अब अगर हम देखें कि आखिर ये राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार की जो राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रीएलोकेशन या रीएलोकेट द रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का पुनर्आवंटन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया कि सरकार जो है, सरकार संसाधन मान लेते हैं लैंड या भूमि। तो इसका मतलब समझते हैं कि जो राजकोषीय नीति का उद्देश्य है वो क्या क्या होता है। तो पहला उद्देश्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रीएलोकेट द रिसोर्सेज या संसाधनों का पुनः आवंटन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया कि सरकार के पास कुछ ज़मीन थी या कोई ज़मीन थी, सरकार ने एक वर्ष में उसको किसको दे दिया, इंडस्ट्री को दे दिया था। यानी सरकार के पास कुछ ज़मीन थी और सरकार ने उस ज़मीन को एक वर्ष किसको दिया, इंडस्ट्री को दे दिया। और इसी ज़मीन को सरकार क्या करेगी, अगर सरकार को लगा कि इस वर्ष इंडस्ट्री को इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है तो सरकार ये भूमि किसको देगी, सरकार इस बार एग्रीकल्चर कृषि को दे देगी, किसी कृषि में ज़मीन दे देगी। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से जो सरकार है वो रिसोर्सेस का रीएलोकेशन कर रही है, यानी संसाधनों का पुनर्वितरण कर रही है। एक बार जो वितरण किया था सोच विचार करके उसको दोबारा फिर से वितरित कर रही है। दूसरा अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आय का पुनर्वितरण। अब आय का पुनर्वितरण क्या होता है ये समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरकार एक निर्धारित आय से अधिक जिनकी आय होती है उस पर टैक्स लगाती है, यानी सरकार क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। ठीक है, अगर सरकार ने टैक्स लगाया है तो सरकार इस टैक्स का प्रयोग करके क्या करेगी, आगे चल के सब्सिडी देगी। तो जो लोग क्या हैं, जो लोग सक्षम हैं उन पर टैक्स लगा रही है और जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। तो सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, जो आय है उसका पुनर्वितरण कर रही है, किसके माध्यम से, राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से। अगर हम तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव देखें या उद्देश्य देखें राजकोषीय नीति का, तो लिखा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता। इसका मतलब होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार चाहती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
बनी रहे, मतलब कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा अधिक ना हो और प्रोडक्शन भी प्रोत्साहित होता रहे। तो इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। किसके माध्यम से, फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से। अब बात आती है कि टॉपिक तो आप लोगों को लग रहा होगा बजट था और मैं क्या डिस्कस करने लगा। तो बजट क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, टू इम्प्लीमेंट फिजिकल पॉलिसी, यानी इस फिजिकल पॉलिसी को क्या होता है, इम्प्लीमेंट जो सरकार करती है वो कैसे करती है, इस राजकोषीय नीति को सरकार जो है वो बजट का सहारा लेके इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। तो इसीलिए इसे बजटीय नीति या बजट पॉलिसी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट या लागू करने के लिए सरकार कौन सा माध्यम चुनती है, उस माध्यम को हम कहते हैं बजट। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे बजट या बजट के संदर्भ में जो भी संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उनके बारे में। तो अगर हम देखें कि बजट क्या होता है, तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है या ओरिजिन ऑफ बजट है वो फ्रांस के एक फ्रेंच वर्ड जिसे क्या बोलते हैं, बुजेट, BOUGETTE। तो बजट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच बुजेट नामक शब्द से हुई है और जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या मतलब होता है, चमड़े का थैला। यानी बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द या फ्रेंच शब्द बुजेट से हुई है और इसका मतलब होता है, इस बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। अब सबसे पहली बात यह है कि अक्सर आपसे कोई पूछ देता है कि बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। तो बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। क्यों, देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में क्या लिखा है, इस पे गौर करते हैं। लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के क्लॉज 1 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा और इसे ही क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने हिंदी में बोला है कि अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यानी ये तय नहीं है, क्या है, एस्टिमेटेड है, अनुमानित हैं। तो इसको कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है। और बजट को तैयार कौन करता है, बजट को तैयार करता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या आर्थिक कार्य विभाग तैयार करता है। और बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाती है और फरवरी में बजट सदन में आ जाता है या संसद में आ जाता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 क्लॉज 2 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 112 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि बजट में 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर या व्यय शामिल होते हैं। अब ये 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर या व्यय कौन से होते हैं, बजट में साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 112 और क्लॉज 2 में कि जो बजट में व्यय हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले जो व्यय हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। इसी तरह जो बजट में दूसरे प्रकार के व्यय शामिल होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, किए जाने वाले व्यय। यानी कौन से 2 व्यय होते हैं बजट में, एक तो ऐसे व्यय होते हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और दूसरे कौन से व्यय होते हैं जो संचित निधि से किए जाते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 या 112 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि दो प्रकार के व्यय हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो ये वाला व्यय है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय या चार्ज अपॉन द CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, इसके संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 113 में कि एस्टिमेटों में से जो भी एस्टिमेट भारत की संचित निधि पर भारित हैं उनके संदर्भ में चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन उस पर मतदान या वोटिंग नहीं की जा सकती है। तो यानी ये वाले जो व्यय हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, इनके संदर्भ में चर्चा तो की जा सकती है संसद में, लेकिन इनके संदर्भ में वोटिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम ये वाले व्यय देखें कि भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय कौन से हैं, तो जो भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय हैं इनके संदर्भ में डिस्कशन भी हो सकता है, चर्चा भी हो सकती है और वोटिंग भी हो सकती है। और ये कहाँ पर लिखा है, ये आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 113 में क्या लिखा हुआ है कि एस्टिमेट्स में से जो भी एस्टिमेट भारत की संचित निधि पर भारित हैं उन्हें मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये भी साथ में लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद में कही गई कोई भी बात इनमें से किसी पर भी क्या करती है, संसद के किसी भी सदन को चर्चा से निवारित नहीं करती है। मतलब चर्चा आप कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती किस पर, जो संचित निधि पर भारित हैं। दूसरा, ये वाले जो व्यय हैं इसी में जो क्लॉज 2 है उसमें लिखा है कि संचित निधि से किए जाने वाले जो व्यय हैं उनके संदर्भ में लोकसभा को यह अधिकार होगा कि किसी भी जो व्यय की राशि है उसको कम कर दे, स्वीकृति दे या न दे। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिस्कशन भी हो सकता है और राशि कम भी की जा सकती है। अब बात ये आती है कि आखिर ये संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है। तो संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का उल्लेख जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 में है। और भारत की संचित निधि मतलब क्या होता है, जितना भी भारत सरकार को राजस्व प्राप्त होता है या ऋण की अदायगी कोई करता है वो धन प्राप्त होता है, या भारत सरकार ट्रेजरी बिल जारी करके धन एकत्र करती है, तो वो सारा कहाँ जमा होता है, वो जमा होता है भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और इसी का प्रयोग क्या करती है सरकार, अपने जो व्यय होते हैं उनको करने के लिए इसी निधि का प्रयोग करती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप एकदम क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि जब बजट संसद के समक्ष रखा जाता है तो उसके पास होने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। हेडिंग है बजट पासिंग प्रोसीजर, यानी बजट तो हमने रख दिया संसद में, अब बजट पास कैसे होगा ये देखते हैं। बजट की प्रक्रिया कैसे होती है, बजट जो है वो वित्त मंत्री संसद के समक्ष रखता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बजट को रखवाएगा। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो चूंकि लिखा हुआ है राष्ट्रपति रखवाएगा, इसलिए जो वित्त मंत्री होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी सदन के समक्ष या लोकसभा में, किसी सदन गलत है, लोकसभा में बजट रखेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले वित्त मंत्री बजट रखेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट रखेगा, फिर जनरल डिस्कशन होगा, मतलब बजट पर यहाँ वित्त मंत्री भाषण देगा। उसके बाद बजट पर डिस्कशन होता है, सामान्य चर्चा होती है। और ये चर्चा कितने दिन की होती है, ये चर्चा 3 या 4 दिनों के लिए होती है। उसके बाद क्या होगा, जब ये 3-4 दिन चर्चा हो जाएगी तो इस बजट को जो संसद की विभागीय समितियां हैं या डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं, इनके पास स्क्रूटिनी या जांच के लिए भेजा जाता है। ये विभागीय समितियां क्या होती हैं, संसद की कुछ समितियां होती हैं जिन्हें विभागीय समितियां बोलते हैं। ये पूरा अलग टॉपिक, इसको फिर कभी कवर कर लेंगे। तो अब ये जब विभागीय समितियों के पास जांच के लिए भेजा जाता है तो विभागीय समितियां जांच क्या करती हैं कि जो भी मिनिस्ट्रीज ने अनुदान की मांग की है या डिमांड फॉर ग्रांट की है, यानी क्या होगा कि मंत्रालय जो होते हैं वो अपने खर्चे के अनुरूप क्या मांगते हैं, अनुदान मांगते हैं, ठीक है, ग्रांट मांगते हैं, ग्रांट की मांग करते हैं, अनुदान की मांग करते हैं। तो ये विभागीय समितियां इन मांगों की जांच करती हैं और देखती हैं कि जो मंत्रालयों ने
धन की अनुदान की मांग की है वो कितनी उचित है कितनी अनुचित है। उसके बाद ये कमेटियाँ क्या करती हैं, एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। ये कमेटियाँ क्या करेंगी, डिपार्टमेंट कमिटीज़ जो हैं ये एक रिपोर्ट तैयार करेंगी। अब जब ये कमेटियाँ रिपोर्ट तैयार कर देंगी तो ये रिपोर्ट क्या होगी, इसको रखा जाएगा मतदान के लिए। मतलब ये जो भी मंत्रालयों की अनुदान की मांगे थी, अपने खर्चे की मांगे थी बजट के माध्यम से, इनको क्या रखा जाएगा, वोटिंग के लिए रखा जाएगा। और वोटिंग के लिए सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है और राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। और लोकसभा में रखे जाने का मतलब ये है कि चूंकि सरकार का लोकसभा में बहुमत होता है तो ये पास होना तय है। तो जो भी मंत्रालयों की अनुदान की मांगे होंगी वो क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 114 जो कहता है वो क्या कहता है, आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक का प्रोविज़न है और वो कहता है कि भारत की संचित निधि से या भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी धन निकाला जाएगा वो पारित विनियोग के अधीन ही निकाला जा सकेगा। मतलब कि अगर आपको संचित निधि से या कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसा चाहिए, धन निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुदान की मांगे थी वो पास हो गई। तो इसका मतलब है कि संचित निधि से आप धन निकालने के लिए अब मतलब धन निकाल सकते हैं। और धन निकालने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक का प्रोविज़न है कि भारत की संचित निधि से पारित विनियोग के अधीन ही धन निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो एक विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा और धन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एक प्लस स्टेप यहाँ पर दी हुई है कि मैंने लिखा है फाइनेंस बिल भी पास करना पड़ता है, तो ये समझिए, अगर उस वर्ष में या मैं कहूँ उस वर्ष में टैक्स में कोई परिवर्तन किया गया है, या पहले मान लें कि उस वर्ष में टैक्स में कोई भी परिवर्तन बजट में नहीं किया गया है, तो इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। कब, अगर जो कर की पहले वाली दरें हैं वो अभी भी बनी हुई हैं तो इस वाले बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कर की दरों में कुछ परिवर्तन किया गया है बजट के माध्यम से, तो उन दरों में संशोधन के लिए एक अतिरिक्त स्टेप लेना पड़ेगा और क्या पास करना पड़ेगा, वित्त विधेयक पास करना पड़ेगा। वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। तो चलिए एक बार पीछे देखते हैं कि हम लोग कितना कवर कर चुके हैं। अगर हम पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि हमने फिजिकल पॉलिसी देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लिया और उसके बाद क्या देखा, बजट पासिंग प्रोसीजर देख लिया। अब जो बात आती है, सबसे मेन आती है वो स्ट्रक्चर ऑफ द बजट या बजट स्ट्रक्चर की आती है कि बजट की संरचना किस प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं बजट की संरचना। जो बजट की संरचना अगर देखें तो ये बजट है और बजट में मुख्यतः जो होते हैं वो दो भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं, बजट में मेनली दो पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। बजट का जो एक भाग होता है उसको कहते हैं राजस्व बजट, राजस्व बजट। और जो बजट का दूसरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल बजट यानी पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट। तो बजट जो है वो मेनली दो भागों में विभाजित होता है। एक भाग होता है राजस्व बजट और दूसरा भाग होता है कैपिटल बजट या पूंजीगत बजट। अब राजस्व बजट भी फिर दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक जो होता है उसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां या राजस्व रिसिप्ट्स, और दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं राजस्व एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह जो पूंजीगत बजट होता है वो भी दो भागों में विभाजित होता है और उसको कहते हैं, एक को बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। उसके बाद क्या होता है कि ये राजस्व जो भी है, राजस्व प्राप्तियां, ये फिर दो भागों में विभाजित होंगी, टैक्स, नॉन टैक्स। इसी तरह कुछ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट्स या पूंजीगत प्राप्तियां दी हुई हैं, इसी तरह पूंजीगत व्यय दिए हुए हैं।
तो इसको देखने से कम समझ में आएगा। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर ये राजस्व प्राप्तियां या राजस्व व्यय या पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत व्यय क्या होते हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है सरकार के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आएंगे इसको देखने के लिए। सबसे पहले आपको एसेट और लायबिलिटी में अंतर समझना होगा कि आखिर ये परिसंपत्ति या दायित्व तो क्या होता है इकोनॉमी में। तो एसेट लायबिलिटी का अगर सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेना चाहूँ आपको समझाने के लिए कि आखिर एसेट और लायबिलिटी में अंतर क्या होता है, तो ये समझिए कि यदि मान लिया कि दो लड़के थे, एक था राम और दूसरा था श्याम, ठीक है, दो लड़के थे और क्या नाम था उनका, राम और श्याम। यदि राम ने श्याम से 100 रुपए लिए, 100 रुपए लिए किसने, राम ने। तो और राम ने बोला कि जब तक मैं धन वापस नहीं करूंगा तब तक आपको ब्याज देता रहूंगा, यानी इंटरेस्ट देता रहूंगा। क्या देता रहूंगा, इंटरेस्ट। और जैसे ही इसकी मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि हो जाएगी तो मैं आपका जो मूलधन है इसको वापस कर दूंगा। किसने बोला, राम ने बोला। तो चूंकि धन किसने दिया है, श्याम ने दिया है राम को, तो राम के लिए ये जो धन है ये क्या हो गया, ये राम के लिए हो गया। पहले तो देखते हैं श्याम के लिए क्या। मान लिया श्याम ने 100 रुपये राम को दिया है, तो चूंकि श्याम को मैच्योरिटी पीरियड तक इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि या निर्धारित अवधि के बाद अपना मूलधन मिल जाएगा। तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये एसेट हो गया, क्योंकि इससे इसको फायदा हो रहा है, तो ये इसके लिए परिसंपत्ति या एसेट हो गया। लेकिन चूंकि राम को इसको अभी वापस करना है, अभी उसने वापस किया नहीं है, तो राम के ऊपर ये क्या है, एक दायित्व तो है कि मुझे उनका पैसा देना है, या मैं कहूँ लायबिलिटी है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर श्याम ने राम को पैसा दिया तो वो पैसा श्याम के लिए एसेट है, और जो राम के ऊपर क्या आ जाएगा कि भविष्य में मुझे पैसा वापस करना है, तो राम के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसको हटा देते हैं, पहले इरेज कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने, यानी कोई, मैं अपना नाम लिख देता हूँ अभिषेक, और मैंने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है ना, यानी मैंने बैंक में मान लिया 10 रुपये जमा कर दिए। क्यों मैंने 10 रुपये लिए, मैंने अपनी औकात के हिसाब से ही 10 ही रुपये लिए। तो अभिषेक ने अगर बैंक में 10 रुपये जमा किए तो ये मेरे लिए क्या होंगे, ये मेरे लिए एसेट होंगे। क्यों, क्योंकि बैंक इस पर मुझे ब्याज देगी, लेकिन यही पैसा बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक के ऊपर ये दबाव या दायित्व तो होगा कि जब अभिषेक मांगेंगे तो उनका पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा, या फिर ये आप कह सकते हैं कि बैंक के ऊपर ये दबाव होगा कि ये पैसा वापस करना है। इसी तरह मान लिया अगर मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है ना, मान लिया कि मैंने अभी ऊपर बैंक में पैसा जमा किया था सेविंग अकाउंट में, अब मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, ऋण ले रहा हूँ, तो क्या होगा, ये बैंक हो गई और ये मैं हो गया। अब क्या होगा कि ये जो धन मैं लोन ले रहा हूँ ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, ये बैंक के लिए हो जाएगा एसेट। क्यों, क्योंकि बैंक को इस पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए हो जाएगी लायबिलिटी। तो उम्मीद है आपको एसेट और लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले जो हमने बजट में देखा था, पीछे आते हैं थोड़ा सा, एक बार फिर से गौर करवाते हैं आपको कि ये रेवेन्यू रेसिप्ट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या होता है, क्योंकि बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा इसको समझने का कि इसका आखिर मतलब क्या होता है, कौन सा सरकार के लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा सरकार के लिए नुकसानदेह है। तो चलिए देखते हैं। अगर सरकार ने रेवेन्यू रेसिप्ट प्राप्त की है, राजस्व प्राप्ति की है, सरकार को आय हो रही है, तो देखते हैं कौन सी आय हुई, फिर पीछे चलना पड़ेगा। ये रेवेन्यू रेसिप्ट हुई। रेवेन्यू रेसिप्ट किस टाइप की होती है, रेवेन्यू रेसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक बोलते हैं टैक्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन टैक्स, ठीक है ना। तो राजस्व प्राप्ति, एक तो कर राजस्व प्राप्ति होती है, गैर कर होती है, यानी इसको बोलते हैं कर, इसको बोलते हैं गैर
कर, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो टैक्स सरकार प्राप्त करती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर, या फिर आप ले लो जीएसटी, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इसी तरह नॉन टैक्स से जो सरकार को इनकम होती है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। मान लिया कोई सरकारी कंपनी है और उसमें सरकार का शेयर लगा हुआ है, तो सरकार को अपने शेयर के बदले कुछ लाभ मिलेगा और वही लाभ क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। इसी तरह सरकार ने अगर कहीं पर लोन दिया है, किसी को ऋण दिया है, तो उसका इंटरेस्ट भी सरकार को मिलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्ति। इसी तरह सरकार बहुत से जगह घूमने के लिए या कहीं कुछ करने के लिए फीस लेती है, ठीक है। जैसे आप कहीं भी जाओ तो सरकार कई जगह से फीस लेती है, वो फीस क्या होगी सरकार के लिए, राजस्व प्राप्ति, यानी वो फीस क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्ति उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि सरकार पेनाल्टी लगाती है, आप जैसे बिना हेलमेट के जा रहे हो तो क्या होता है, पुलिस वाले खड़े होते हैं, आपका चालान काट देंगे या आपके ऊपर जुर्माना लगा देंगे, तो वो क्या होगा, सरकार की राजस्व प्राप्ति होगी। तो राजस्व प्राप्ति क्या क्या होता है, एक तो टैक्स के द्वारा हो रही है, एक नॉन टैक्स के द्वारा हो रही है। जो टैक्स के द्वारा हो रही है उसमें एक तो डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, और जो नॉन टैक्स के द्वारा हो रही है उसमें पहला है लाभांश, जो सरकार का शेयर है उससे जो डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है। दूसरा, अगर सरकार ने किसी को ऋण दिया है तो उस ऋण के बदले कुछ ब्याज मिलेगा। इसी तरह फीस होगी, पेनाल्टी होगी। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्ति हैं। अब एक बात बताइए कि सरकार को जो भी ये सारी इनकम हो रही है ये पूरी, चाहे वो टैक्स से हो चाहे नॉन टैक्स से, क्या सरकार को जो भी ये पैसा मिल रहा है इसको वापस करने की लायबिलिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। सरकार अगर आपके ऊपर टैक्स लगाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का दायित्व तो है कि टैक्स के बदले आपको कुछ दे। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी इनकम हो रही है सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटी आ रही है? नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ देखिए, जो भी इनकम प्राप्त हो रही है, जैसे आपको इनकम कैसे प्राप्त हो सकती है, या तो आप किसी से उधार लो, ठीक है, तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है या दायित्व तो बढ़ रहा, या फिर आप अपनी किसी संपत्ति या एसेट को बेच दो तो उससे क्या होगी, संपत्ति कम हो रही है। तो मुख्यतः मैंने जो दो बातें बताई हैं उसका मतलब ये हुआ कि आपको इनकम कैसे प्राप्त हो सकती है, या तो आप उधार लीजिए, लायबिलिटीज़ बढ़ाइए, या फिर कुछ बेच दीजिए यानी संपत्ति कम करिए। तो क्या इस वाले में सरकार की संपत्ति कम हो रही है? नहीं हो रही है, क्यों, सरकार ने कुछ बेचा ही नहीं, ये तो सब मिलता जा रहा है। दूसरी चीज़ देखते हैं, क्या सरकार के ऊपर उधारी चढ़ रही है? नहीं चढ़ रही। लायबिलिटी चढ़ रही? नहीं चढ़ रही। तो चलिए अब उस कॉलम में चले, अब समझ में आ जाएगा। जो रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्ति हैं, जो टैक्स है या पेनाल्टी है या फीस है, क्या सरकार के ऊपर उससे कोई क्या आ रही है, लायबिलिटी आ रही है? नहीं आ रही है। अगर सरकार हमसे टैक्स ले रही तो क्या वो टैक्स वापस करेगी? नहीं करेगी, तो लायबिलिटी नहीं है। तो दूसरी चीज़, क्या इस प्राप्ति से सरकार की कोई संपत्ति कम हो रही है? नहीं कम हो रही है। समझ आई बात? अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय की बात करें। तो राजस्व व्यय पहले देख लेते हैं किस टाइप के होते हैं और कौन से होते हैं। अगर हम बात करें राजस्व व्यय के, तो पहला होता है इंटरेस्ट पेमेंट। मान लिया सरकार ने उधार लिया है तो उस उधार के लिए सरकार को कुछ ब्याज चुकाना पड़ेगा और उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इसी तरह सरकार कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, किसानों की सहायता के लिए सब्सिडी प्रदान करती है और बहुत सारी सब्सिडियाँ देती है, तो वो क्या होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह सरकार रक्षा में खर्चा करती है, डिफेंस में खर्चा करती है, वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान करती है, स्टेट ग्रांट देती है, ठीक है, तो ये भी कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चौथा, राज्य जो होता है अपने जो भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको सैलरी प्रदान करती है सरकार, तो वो भी कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसको बोलते हैं राजस्व व्यय। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राजस्व व्यय, ठीक है ना। अब ये बताइए कि सरकार जो पेमेंट कर रही है, तो अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे पेमेंट कर सकते हैं? मैं दो कंडीशन दे रहा हूं, उसको सोचिए। आपने अगर मैं अभिषेक, मैंने राहुल को कुछ पैसा दिया, 10 रुपए दे दिए, ठीक है ना। तो अगर मैंने राहुल को 10 रुपए दिए हैं तो इसका मतलब है
कि हो सकता मैंने राहुल से पहले पैसे ले रखे हों, तो क्या होगा, मेरी लायबिलिटी कम होनी चाहिए। ठीक। और यदि मैंने राहुल को पैसे दिए हैं तो एक चीज़ और हो सकती है कि मैंने राहुल से कुछ खरीदा हो, और अगर आपने पैसे के बदले कुछ मान लिया, एक बर्तन खरीद लिया, ठीक है, तो क्या होगा, एसेट आपकी बढ़नी चाहिए। किसकी, मेरी। अगर मैंने किसी को कुछ पैसे दिए हैं तो इसका मतलब या तो मैं अपनी उधारी चुकता कर रहा हूँ, मेरी लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, या फिर मैं अपनी एसेट बढ़ा रहा हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ, उसके बदले धन दे रहा हूँ। तो क्या जो सरकार या राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला धन दे रही है, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट हो या सब्सिडी हो या कुछ भी हो, मान लिया सरकार ब्याज का भुगतान कर रही है, तो क्या ब्याज भुगतान से सरकार की उधारी कम होती है, या जो लाइबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं, वो कम होते हैं? नहीं होते। दायित्व कब होंगे, जब आप मूलधन का भुगतान करिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार की जो ब्याज भुगतान करने के कारण जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो नहीं कम होती हैं, तो यहाँ नहीं कम हो रही। इसी तरह क्या सरकार जो भी पैसा सब्सिडी में दे रही है, क्या उससे सरकार की कुछ लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, उधारी कम हो रही, नहीं कम हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो डिफेंस में खर्चा हो, चाहे वो स्टेट को अनुदान हो, या जो उनके जो सरकारी नौकरी लोग करते हैं, लोग नौकरी करते हैं, सरकार उनको सैलरी देती है, इससे ना तो सरकार की उधारी कम होती, लाइबिलिटीज़ कम होती हैं, ना इससे किसी एसेट का क्रिएशन होता है, मतलब कि ना तो उधार कम होता है और ना ही परिसंपत्ति या संपत्ति का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं उस पुरानी वाली स्लाइड पे। अगर हम यहाँ आए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, तो क्या इससे लायबिलिटी कम हो रही है सरकार की, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सरकार की जो लायबिलिटी है कम हो रही है? नहीं कम हो रही है, कोई भी सरकार की लायबिलिटी या उधारी कम नहीं हो रही। इसी तरह अगर हम देखें कि जो राजस्व खर्चे सरकार के हैं उसके माध्यम से क्या कुछ एसेट बन रही है सरकार की कोई परिसंपत्ति बन रही है भुगतान करने से, यानी ब्याज भुगतान से क्या कोई संपत्ति बनेगी? नहीं बनेगी। इसी तरह सब्सिडी देने से कोई संपत्ति बनेगी? नहीं बनेगी। अब बात आती है तीसरे इसकी प्राप्ति की या दूसरी प्राप्ति की, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल या पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है इसको समझ लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, अगर सरकार किसी से लोन ले रही है, लोन मतलब उधारी ले रही है, ठीक। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें कि यहां पर सरकार क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। निवेश मतलब होता है कि सरकार कहीं पर निवेश करके संपत्ति का निर्माण करती है, और विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार जो है वो कहीं से अपना निवेश जो किया उसको वापस ले रही है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार ने किसी से उधारी ली है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सरकार की जो है वो क्या होगा, लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, दायित्व तो बढ़ जाएंगे उधारी देने का। इसी तरह अगर सरकार कहीं पर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, विनिवेश कर रही है, तो इसके मायने क्या है, इसके मायने हैं कि सरकार की एसेट जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि सरकार किसी कंपनी में या कहीं पर अपना हिस्सा कम कर रही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, समझने में आसानी होगी आपको। जो कैपिटल रिसिप्ट है मतलब लोन सरकार ने खुद लिया है या अपनी संपत्ति बेच दी है, तो इसमें क्या हो रहा, अगर सरकार ने लोन लिया है तो लायबिलिटीज़ कम होंगी या बढ़ेंगी? लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, सरकार की दायित्व तो सरकार की देनदारियाँ क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसी तरह अगर सरकार विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, या सरकार का जहाँ पर शेयर है या हिस्सा उसको खींच रही है, तो एसेट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। समझ में आई बात। अब अगर चौथा देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत खर्चे या पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं, फिर पीछे चले आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि सरकार पेमेंट कर रही है किसका, लोन का। यानी मान लिया भारत सरकार ने बांग्लादेश को लोन दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, बांग्लादेश से कहा होगा कि मैं आपको 10 साल का हम आपको लोन देते हैं, 10 साल तक आप ब्याज दीजिए, और जब आपकी मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि पूरी हो जाए तो आप हमें हमारा मूलधन वापस कर दीजिएगा। मतलब इससे क्या हो रहा है कि इस लोन को सरकार देगी तो सरकार का क्या हो रहा है कि जो लायबिलिटीज़ होंगी क्या कम हो रही हैं। अब यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर मैंने बताया कि जब सरकार ने लोन लिया है तो लायबिलिटीज़ बढ़ गई, ठीक है, या फिर यहाँ पर सरकार लोन का पेमेंट कर रही है, मतलब ये हुआ, मैंने थोड़ा सा गलत बोला, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार ने लोन लिया था
उसको अगर सरकार वापस कर रही है, यहाँ पर अगर सरकार सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। इसी तरह अगर सरकार जो ने लोन लिया है उसका पेमेंट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने जो मेरे ऊपर दायित्व तो हैं उनको मैं कुछ चुकाता हूँ, लाइबिलिटीज़ को कम करता हूँ, या अगर मैं जो उधार है उसको वापस करता हूँ तो मेरी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी मेरी जो उधारी मेरे ऊपर है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं देखूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर सरकार ने कहीं पर किया है, मतलब सरकार ने कहीं पर निवेश किया है, किसी कंपनी में निवेश करके उसका कुछ हिस्सा खरीद लिया है, उस पर कुछ मालिकाना हक अर्जित कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट जो होंगी वो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। फिर वापस आते हैं उसी स्लाइड पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर सरकार अपना जो लोन लिया हुआ है उसका पेमेंट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकार अगर लिए हुए लोन का पेमेंट कर रही है तो लायबिलिटीज़ क्या होंगी, लायबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उधारी या दायित्व तो कम हो रहे हैं। अगर जो सरकार कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत, तो इन्वेस्टमेंट करने पर क्या होता है, संपत्ति या एसेट बढ़ जाती है, एसेट क्रिएशन होता है। तो अब इसके द्वारा मैं परिभाषा दे सकता हूँ। अगर कोई पूछे कि रेवेन्यू रेसिप्ट या राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, तो यहाँ देख के मैं बोल सकता हूँ कि सरकार की वे प्राप्तियाँ जिससे ना तो सरकार की लायबिलिटीज़ बढ़े या कम हो, ना एसेट सरकार की कम हो। यानी फिर से मैं बोलता हूँ, फिर सुनिए, राजस्व प्राप्तियाँ या रेवेन्यू रेसिप्ट्स वे होती हैं जिससे ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़े ना एसेट कम हो। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी राजस्व व्यय क्या होता है, तो इसका मतलब मैं ये परिभाषा दे सकता हूँ कि सरकार के ऐसे व्यय, यानी सरकार के ऐसे व्यय से मतलब क्या होगा कि उधारी कम होनी चाहिए, लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, जिससे ना तो सरकार की लायबिलिटी कम हो ना एसेट बढ़े, उसे हम क्या बोलेंगे, राजस्व व्यय। अब आ जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट पर, पूंजीगत प्राप्ति, मतलब या तो सरकार लोन ले रही है या कहीं पर अपनी संपत्ति बेच रही है। सरकार की ऐसी प्राप्तियां, ध्यान से सुनिए, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिसके फलस्वरूप या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है या संपत्ति कम हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे ना। और भारत सरकार जो है इस समय इसी पर जोर दे रही है कि पूंजीगत प्राप्तियां हों, मतलब कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपना रही है, अपनी एसेट कम कर रही है। क्यों, क्योंकि जो एसेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं, सरकार उनको बेचकर धन अपने पास इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इस टाइम सरकार के कोविड काल के दौरान राजस्व में कमी है। और हम इस बजट में भी अभी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ पर सरकार ने ऐसा कुछ प्रयास किया है। अब चौथी अगर डिफिनीसन पर आएँ पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, तो अगर मैं ये कहूँ कि पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते, परिभाषा बनाऊं, तो मैं कहूँगा सरकार के ऐसे खर्चे जिसके फलस्वरूप सरकार लोन चुका रही है, तो या तो सरकार की लायबिलिटीज़ कम हो, दायित्व तो कम हो, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो एसेट बढ़े। तो ये चारों मैंने बता दिया डिफिनीसन। अगर आप ऐसे समझोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, अगर आप परिभाषा रटोगे तो बहुत दिन तक याद रखना मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कैटेगरीज ऑफ बजट। बजट को मुख्यतः 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले को बोलते हैं बैलेंस्ड बजट या संतुलित बजट, दूसरे को बोलते हैं सरप्लस बजट, पहले को बोलते हैं संतुलित बजट, दूसरे को क्या बोलेंगे, आधिक्य बजट। सरप्लस बजट मतलब आधिक्य बजट। तीसरे को क्या बोलेंगे, घाटे का बजट। अब इन तीनों बजटों में अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर मैं पहले बजट पर आऊं या बैलेंस्ड बजट की बात करूं कि संतुलित बजट क्या होता है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं संतुलित बजट क्या होता है, यानी सरकार की जो भी रेसिप्ट्स या प्राप्तियां हैं अगर वो सरकार के एक्सपेंडिचर के बराबर हों, यानी सरकार की जो भी आय है वो उसके अगर व्यय के बराबर हो, तो ऐसे बजट को हम क्या कहेंगे, यानी ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय लगभग बराबर हो या बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड बजट।
और ऐसा बजट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ऐसा बजट आर्थिक स्थिरता या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम दूसरे टाइप के कैटेगरी के बजट में चले तो यहाँ पर बोला गया है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है कि जो भी सरकार की इनकम है या रिसिप्ट्स हैं वो अधिक हो किससे? एक्सपेंडिचर से। मतलब सरकार अपने आय से कम खर्चा कर रही, आय ज़्यादा हो रही है और सरकार क्या कर रही? कम खर्चा, यानी आय जो है वो अधिक है व्यय से। अगर सरकार की आय व्यय से अधिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार क्या कर रही है? सरकार इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब मुद्रास्फीति बहुत अधिक होती है तो सरकार उसे कंट्रोल करने के लिए आधी के बजट या सरप्लस बजट बनाती है और बहुत ज़्यादा पैसा या इनकम जो होती है, जो उसकी आय होती है, उसको खर्च नहीं करती है। क्यों? अगर सरकार ने खर्च ज़्यादा किया तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? तरलता क्या हो जाएगी? मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब मार्केट में कितना पैसा है, तो लिक्विडिटी या मुद्रा की तरलता बाजार में बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है। और अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? इसका परिणाम आता है मुद्रास्फीति या जिसे हम जानते हैं इन्फ्लेशन। इसलिए जब महंगाई होती है तो सरकार सरप्लस बजट बनाती है। अब जो बजट का तीसरा फॉर्म है इसको देखते हैं, या तीसरी कैटेगरी है, इसको हम बोलते हैं घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है कि यदि सरकार की जो आय है उससे बहुत अधिक व्यय हो। ज़्यादातर ऐसा ही बजट होता है कि सरकार बहुत ज़्यादा व्यय कर देती है और बाद में बताती है कि घाटा हो गया। अगर सरकार की आय से बहुत अधिक उसका व्यय हो तो ऐसे बजट को हम क्या बोलेंगे? घाटे का बजट या डेफिसिट बजट। घाटे का बजट। और ऐसा बजट कब बहुत उपयोगी होता है? जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो। तो सरकार इस बजट को बनाकर उस मंदी को दूर करने का प्रयास करती है। क्यों सरकार ऐसा बजट क्यों बनाती है? सरकार को क्यों लगता है कि मंदी दूर होगी? क्योंकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि जब मंदी हो तो सरकार को सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे सरकार पैसा बढ़ाएगी तो लोगों के पास अधिक धन पहुंचेगा, और अगर लोगों के पास अधिक धन पहुंचेगा तो क्या होगा? उनकी डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में तेजी आ जाएगी। रिसेशन का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बहुत कम होना। तो ये हमने क्या देख ली? बजट की कैटेगरीज देख ली। फिर एक बार हम पीछे चलते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया आज। हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने कैटेगरीज देख लिया। अब हम डेफिसिट की बात करेंगे कि बजट घाटा क्या होता है, या हम कहें कि डेफिसिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। बजट घाटा कहना उचित नहीं है क्योंकि घाटे की बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं डेफिसिट के कॉन्सेप्ट कौन से हैं। अगर हम डेफिसिट के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेफिसिट या घाटे की अवधारणाएं, सबसे पहला घाटा कौन सा होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा। और राजस्व घाटा क्या होता है कि राजस्व खर्चे जो सरकार के हैं वो राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाएं। पीछे चलते हैं, एक मिनट। यानी सरकार, मैं ये बोल रहा हूं कि राजस्व घाटे का मतलब ये हुआ कि जो राजस्व व्यय हैं वो अधिक हो जाएं राजस्व प्राप्ति से। यानी ये राजस्व व्यय हैं जो ये दिए हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बहुत अधिक हो जाएं खर्चे और प्राप्तियां कम हो जाएं। फिर आते हैं पीछे या आगे, यानी यदि सरकार के खर्चे जो हैं राजस्व खर्चे, जैसे सब्सिडी या मैं कहूँ डिफेंस के खर्चे या इंटरेस्ट पेमेंट, अगर सरकार के जो राजस्व खर्चे हैं वो किससे अधिक हो जा रहे हैं? राजस्व प्राप्तियां से अधिक हो जा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना, या राजस्व घाटा बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर सरकार का जो राजस्व व्यय है वो बहुत अधिक है राजस्व प्राप्तियों से और राजस्व घाटा की स्थिति है, तो जरा हम इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि ये देखिए, ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो सब्सिडी हो या स्टेट ग्रांट हो,
तो इससे क्या होगा, अगर सरकार का या बजट में राजस्व घाटा आ रहा है तो सरकार को इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह जो राज्यों को कभी कभी बाढ़ आती है, कुछ और कारणवश कभी कभी राज्य को अनुदान देना पड़ता है, उसमें भी फिर कटौती होने लगती है। तो मोटे तौर पर अगर सब्सिडी को आप देखिए तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्व घाटे का परिणाम ये होगा कि सरकार को अपने जो कल्याणकारी, सरकार सब्सिडी क्यों देती है, सरकार आप जैसे देखते हो बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी देती है, वो इसलिए देती है कि जो मैं कहूँ कि समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है वो उनको वहन कर सके। लेकिन अगर सरकार का राजस्व घाटा हो रहा है, प्राप्तियां कम हो रही हैं, तो सरकार इसको कम करेगी। तो इससे क्या होता है कि लोक कल्याण की हानि होती है। किससे? राजस्व घाटे से। राजस्व घाटे से क्या होगा कि लोक कल्याण की हानि होगी, यानी सरकार को लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें कटौती करनी पड़ेगी, लोक कल्याण में कमी आती, क्योंकि सरकार को राजस्व घाटे को नियंत्रित करने के लिए राजस्व व्यय में कमी करनी पड़ती है और उसी राजस्व व्यय के अंतर्गत एक व्यय सब्सिडी भी आता है। अब नेक्स्ट जो घाटे का कॉन्सेप्ट है उसमें आपने अक्सर देखा होगा, कहीं कहीं आपको मिलता होगा कि प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो फिर पीछे चलते हैं। मैं बोला कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंट्रल जो है, जो केंद्र है, वो राज्यों को अनुदान प्रदान करती है, ग्रांट प्रदान करती है। तो उस ग्रांट से क्या होगा कि राज्यों को अनुदान केंद्र ने दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो राज्यों को केंद्र से पैसा मिलता है, राज्य मान लिया उससे संपत्ति बना देते हैं, एसेट बना देते हैं। कैसे? मान लिया राज्य ने उस पैसे से, ग्रांट से सड़क बनवाई, तो सड़क बनवाने के लिए राज्य को ज़मीन खरीदना पड़ेगा। तो ज़मीन अगर राज्य की हो गई तो वो एसेट बन गई राज्य की। तो क्या होगा कि राजस्व घाटा आप निकाल लीजिए, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपने निकाल लिया, उससे क्या हुआ, कुल खर्चे और कुल प्राप्तियां माइनस कर दीजिए, राजस्व घाटा। लेकिन उन्हीं कुल खर्चों में से, जिन्हें हम खर्चे मान रहे हैं, उसी में से कुछ एसेट क्रिएट हो गई हैं। एसेट क्रिएट होने का मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हो कि जो ये प्राप्तियां थी, या मैं कहूँ कि जो राज्य के द्वारा राजस्व व्यय किया गया था, सेंट्रल के द्वारा राज्य के लिए, कि आप अपना अनुदान लीजिए और इससे आप काम चलाइए, और इन्होंने अगर एसेट क्रिएट कर दी है तो फिर इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहने से बेहतर है कि मैं ये कहूँ कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति बना रहा है, और राजस्व व्यय कौन से व्यय होते हैं? जिसके फलस्वरूप संपत्ति का निर्माण या एसेट क्रिएशन ना हो। तो राजस्व घाटे में से अगर मैं राज्यों को दिए जाने वाले उस अनुदान को या ग्रांट को, जिससे राज्य संपत्ति बना देते हैं, एसेट क्रिएट कर देते हैं, उनको माइनस कर दूं, तो हमें क्या मिल जाता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ये क्यों निकाला जाता है? इसलिए निकाला जाता है, क्यों? क्योंकि इससे हमें जो राजस्व घाटे का जो वास्तविक अवधारणा है, जो रियल नंबर है, वो पता चलता है कि घाटा आखिर वास्तविक रूप में कितना है। अगर हम ये निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उससे संपत्ति बन जाती है और वो शामिल नहीं हो पाती, उसको भी हम घाटे में जोड़ देते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे फिर आते हैं। जो तीसरी अवधारणा है वो है कैपिटल डेफिसिट, यानी पूंजीगत खर्चे और पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर को क्या बोलते हैं? पूंजीगत घाटा बोलते हैं। फिर आते हैं पीछे। अगर मैं ये देखूं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ये अधिक हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक हो रहे हैं और प्राप्तियां कम हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो उधारी है उसका भुगतान अधिक कर रही है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं। इसी तरह सरकार निवेश ज़्यादा कर रही है, संपत्ति ज़्यादा खरीद रही है। दूसरी साइड कैपिटल रिसिप्ट कम है, इसका मतलब सरकार उधारी कम ले रही है और सरकार अपनी संपत्ति कम बेच रही है। तो मोटे तौर पे आप देखिए तो ये बड़ा अच्छा घाटा लग रहा है कि सरकार उधारी भी कम किए दे रही है, सरकार एसेट क्रिएट भी किए ले रही है, दूसरी साइड सरकार लोन भी कम ले रही है और सरकार अपनी संपत्ति को कम बेच भी रही है। तो ये बड़ा प्यारा घाटा है। तो चलिए आगे आते हैं। तो पूंजीगत घाटा है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है कि सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, यानी सरकार उधारी ज़्यादा चुका रही है, ठीक है, या मैं कहूँ सरकार एसेट ज़्यादा क्रिएट कर रही है बजाय किसके? उधार लेने के और संपत्ति बेचने के। तो दरअसल ये जो घाटा होता है ये गुड फॉर इकोनॉमी,
या मैं कहूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा घाटा होता है। यह सिर्फ कागज में घाटा होता है, वास्तविक रूप से इससे कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। सो दिस डेफिसिट इज मीन्स कैपिटल डेफिसिट इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो ये घाटा क्या होगा, ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा। तो कैपिटल घाटा या मैं कहूँ कि पूंजीगत घाटा अगर आप बजट में देखते हो तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। अगर घबराना है तो राजस्व घाटे को देखकर घबराइए, और आगे और डिस्कस करेंगे उनको देख के घबराना है। अब वो घाटा आएगा जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, राजकोषीय घाटा, जो इस बार भी बजट में काफ़ी ज़्यादा है। उसको डिस्कस करेंगे, बजट मेरे बगल में ही रखा है, लेकिन फिर उसको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर सरकार के कुल खर्चे या टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल खर्चे, दूसरी साइड टोटल एसेट कुल प्राप्तियां, अगर सरकार के कुल खर्चे कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाएं, यदि मैं कह रहा हूं कि सरकार के खर्चे कौन से हैं कुल, एक ये वाला खर्चा है, एक प्लस एक, ये सरकार के कुल खर्चे, ठीक, कुल प्राप्तियों से, यानी एक प्राप्ति है और एक प्राप्ति है। तो राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि यदि सरकार के जो कुल खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हैं, वो कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल डेफिसिट बोलेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में इसको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा कि सरकार के यदि कुल खर्चे जो हैं उनकी कुल प्राप्तियों से अलग हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा फिजिकल डेफिसिट। अब लेकिन इसमें लिखा है एक्सेप्ट लोन, यानी लोन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, किसमें, प्राप्तियों में। फिर पीछे आते हैं, हमने देखा था कि जो बजट का मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है उसमें हम देखेंगे कि लोन कहाँ पर शामिल कर रहे हैं, ये। तो जब राजकोषीय घाटा निकालते हैं तो दोनों साइड के पूरे खर्चे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और दोनों साइड की जो प्राप्तियां हैं वो ऐड कर लेते हैं, लेकिन उधारी को ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं, ये फिर आते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि राजकोषीय घाटे में उधारी को ऐड क्यों नहीं करते हैं। दरअसल मान लिया, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने 100 रुपये कुल खर्चे कर दिए और आपकी इनकम है 80 रुपये, तो यानी आप 20 रुपये फिजिकल डेफिसिट पर हो, ठीक। अब ये 20 रुपये जो आपके कम हो रहे हैं, इनको आप कैसे पूरा करोगे, इनको आप क्या करोगे, या तो आप मान लिया इसमें से 10 रुपये, 5 रुपये आपने कहीं पर डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जो इंडियन गवर्नमेंट इसमें कर रही है, ठीक। तो 5 रुपये का आपने कुछ बेच दिया, मान लिया 5 रुपये में आपने अपना फ़ोन बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फिर भी कितना पैसा कम बच रहा है, 15 रुपये। तो 15 रुपये आप क्या कर रहे हो, फिर इसको बोरो करोगे कहीं से या लोन लोगे, तो 15 रुपये फिर भी आपको उधारी लेनी पड़ रही है। तो आप मोटे तौर पर देखो कि जो फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपको कितना लोन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये जो एफडी निकल रहा है 20 रुपये, उसमें से 5 चलिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई अपनी संपत्ति बेच दी, फिर भी 15 रुपये दिखा रहा है। तो राजकोषीय घाटे में उधारी को इसलिए शामिल नहीं करते हैं या लोन को इसलिए शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि दरअसल राजकोषीय घाटा आप देख रहे हो कि उधारी की माफी है। मतलब ये दिखाता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितने और पैसे की ज़रूरत है या सरकार कितना उधार ले रही है। मतलब ये हुआ कि इससे पता चलेगा कि सरकार कितना उधार ले रही है। अब सरकार उधार कैसे लेती है, सरकार क्या करती है, या तो वो अपने देश में उधार ले लेगी। देश में सरकार उधार कैसे लेगी, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार या तो इंटरनल अगर आप बोरोइंग करेगी तो आरबीआई से लोन ले लेगी, ठीक है। अब आरबीआई सरकार को लोन कैसे देता है, या तो अपने कोष से देगा, सरकार आरबीआई का जो खजाना उससे देगा, या फिर नए नोट छापेगा। इसी तरह देश में सरकार जो होती है सिक्योरिटीज के आधार पर लोन लेती है, यानी सरकार प्रतिभूति जारी करती है। प्रतिभूति क्या होता है, प्रतिभूति मतलब होता है कि सरकार सिक्योरिटीज जारी करके ये कहती है कि आप हमारी सिक्योरिटीज खरीदिए और आप हमें पैसा दे दीजिए, जब उसकी मैच्योरिटी पीरियड पूरी हो जाएगी
तो हम फिर से सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे। मतलब एक ऐसा पत्र या एक ऐसा कागज़ दस्तावेज जिसके द्वारा सरकार ऋण की उगाही करती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिभूति बोलते हैं। तो ये देश के अंदर सरकार कर रही है, देश के बाहर भी सरकार क्या कर सकती है? लोन ले सकती है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं उनसे लोन ले सकती है। तो ये क्या हो गया? सरकार जो घाटा होता है उसको पूरा करने के लिए ये सब प्रयोग करती है, लोन लेती है या उधारी लेती है। तो राजकोषीय घाटा मोटे तौर पर क्या करेंगे? राजकोषीय घाटा मतलब अगर मोटे तौर पर हम देखें तो ये दिखाता है कि सरकार कितना उधार ले रही है या सरकार के ऊपर कुल लायबिलिटी कितनी है। इसीलिए राजकोषीय घाटा में हम क्या उधारी शामिल नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक लिखा, इफेक्ट क्या होते हैं राजकोषीय घाटा से, तो ये समझ लेते हैं। बड़ा अच्छा ये टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ इफेक्ट। तो अगर हम देखें कि राजकोषीय घाटे के इफेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं क्योंकि जगह नहीं बची। तो पहला लिखा हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटे से राजस्व व्यय कैसे बढ़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर सरकार का राजकोषीय घाटा हो गया है तो सरकार इससे क्या लेगी? सरकार इसको पूरा करने के लिए उधारी लेगी, लोन लेगी। और अगर सरकार लोन ले रही है तो फिर सरकार को इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा या ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। और अगर सरकार ब्याज भुगतान कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार अगर ब्याज भुगतान कर रही है तो सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला भाग था वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो राजकोषीय घाटा क्या करता है? राजकोषीय घाटे का एक नकारात्मक परिणाम यह है कि वो रेवेन्यू डेफिसिट भविष्य में बढ़ाएगा। देख लेते हैं, फिर एक बार आपको दिखा देता हूं कि अगर सरकार लोन ले रही है तो उसका नकारात्मक प्रभाव क्या आता है। अगर सरकार ने लोन लिया है तो सरकार उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, तो मतलब सरकार का राजस्व व्यय बढ़ जाएगा। और राजस्व व्यय जब राजस्व आय से अधिक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं राजस्व घाटा। तो भविष्य में क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा होगा सरकार को, तो ये अच्छा नहीं है। इसके आगे अगर हम आते हैं, इसके आगे की अगर हम बात करें, जो इसका दूसरा इफेक्ट है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इसका मतलब इसको बोलते हैं मुद्रास्फीतिक जाल। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं फिर से। इसका मतलब होता है मुद्रास्फीतिक जाल, मतलब कि अगर राजकोषीय घाटा हुआ, सरकार लोन लेगी अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। लोन का मतलब हो रहा है कि सरकार क्या हो रही है? बहुत अधिक क्या कर रही है? मार्केट में पैसा डाले, चाहे वो सब्सिडी के रूप में खर्चा कर रही हो, सैलरी के रूप में खर्चा कर रही हो। तो लोन लेने से मार्केट में क्या हो जाएगा? जो मुद्रा होगी, लिक्विडिटी होगी, मुद्रा की तरलता होगी, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। और अगर मुद्रा की तरलता बढ़ गई तो यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। तो मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ गई, या मैं कहूँ कि मुद्रा की तरलता, लोगों के पास क्या हो जाएगा? मनी बहुत अधिक हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? डिमांड बढ़ा देंगे, यानी मांग बढ़ा देंगे। और अगर उन्होंने डिमांड बढ़ा दी है वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई से अधिक, तो इससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब डिमांड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, डिमांड एंड सप्लाई। यदि डिमांड सप्लाई से बहुत अधिक हो जाती है, खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाले कम, तो क्या हो जाएगा? इसका परिणाम आता है महंगाई। तो अगर डिमांड बढ़ गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत जो होगी वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट या उत्पादन लागत बढ़ गई है तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा वो भी कम हो जाएगा। और अगर जीडीपी कम हुआ तो क्या हो जाएगा? सरकार को टैक्स की कमी आ जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो उत्पाद शुल्क कैसे मिलेगा सरकार को। और अगर उत्पाद शुल्क कम होगा तो सरकार को फिर से राजस्व घाटा होगा, तो फिर वो डेफिसिट का रूप ले लेगा। तो सरकार एक स्फीतिकारी जाल में फंस जाती है, यानी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में फंस जाती है। फिर उसको पूरा करने के लिए फिर सरकार उधार लेगी और फिर वो तरलता बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। इसके बाद अगर हम इसका तीसरा प्रभाव देखें क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट का, सॉरी फिजिकल डेफिसिट का, क्यों इसको इतना खतरनाक माना जाता है, देख लेते हैं।
तीसरा लिखा है कि क्राउडिंग आउट, अगर सरकार का फिजिकल डेफिसिट बहुत अधिक है, यानी सरकार का फिजिकल डेफिसिट बहुत अधिक है, तो सरकार क्या करेगी, लोन बहुत अधिक लेगी, चाहे वो आरबीआई से ले, वो देश में अपनी सिक्योरिटीज़ जारी करके लोगों से ले, लोन बहुत अधिक लेगी। और अगर सरकार जो लोन बहुत अधिक लेगी तो जो निजी निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या होगा, इन्वेस्टर्स को क्या होगा, जो रेट मिलेगी, जो लोन की दर होगी वो बहुत अधिक हो जाएगी, तो इन्वेस्टर को क्या हो जाएगा, लोन रेट बहुत महंगी दर पर निवेशकों को ब्याज मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हतोत्साहित हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इसे ही बोलते हैं क्राउडिंग आउट। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम चौथा देखें, रेटिंग एजेंसियां जो होती हैं वो रेटिंग गिरा देती हैं। कैसे, अगर हम चौथे की बात कर लें, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था का राजस्व, मैं बार बार राजस्व बोल रहा हूँ, राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट बहुत अधिक होता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं, वो रेटिंग को कम कर देती हैं। और इसका क्या प्रभाव होता है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, इसकी मुझे स्पेलिंग नहीं याद आ रही है फॉरेनर की, FOREIGNER, फॉरेनर, शायद सही मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा। तो जो फॉरेनर जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो रेटिंग को भारत की लगातार कम कर रही हैं, तो इन्वेस्टर भारत में आने से डरेंगे, और इसका परिणाम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा भारत में। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो विदेशी मुद्रा के सापेक्ष भारतीय मुद्रा का मूल्य बहुत गिर जाएगा, और उसके अलग नकारात्मक परिणाम आएंगे। अब इसके बाद जो आता है, एक और घाटे की अवधारणा है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है या प्राथमिक घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा जो आपका आ रहा था या फिजिकल डेफिसिट आ रहा था, उसमें एक घाटा जो मैं क्या शामिल कर रहा था, इंटरेस्ट पेमेंट। फिर से पीछे आते हैं बजट में, राजकोषीय घाटे का मतलब कुल व्यय माइनस कुल आय, जिसमें उधारी को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर राजकोषीय घाटे में जब व्यय शामिल करेंगे तो उसमें जो क्या हो रहा, ये इंटरेस्ट पेमेंट भी आ रहा है, जो राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान है ये भी शामिल हो रहा है। तो फिर आगे आते हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट दरअसल क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जो कुल राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, उसमें से ब्याज भुगतान को माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कर दीजिए, दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि एक पुरानी सरकार होती है, वो बहुत सारा लोन लेके या उधारी लेकर जाती है, जिसका भुगतान नवनिर्वाचित जो सरकार होती है उसको करना पड़ता है। तो क्या होता है, अगर वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों की सही आलोचना या समालोचना करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुल राजकोषीय घाटा है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दीजिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट पेमेंट पिछली सरकार का है और आप इस सरकार के ऊपर थोप कर उसके राजकोषीय घाटा की गणना कर रहे हैं, तो शायद आप उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्राथमिक घाटे की अवधारणा वर्तमान सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनको समझने के लिए आई, या उनका बेहतर ढंग से मूल्यांकन करने के लिए आई। अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्राथमिक घाटा मिल जाता है। और जो पीडी होता है या प्राथमिक घाटा होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, ये किसी भी सरकार की, अगर ये आप निकाल लेते हो और ये खराब आता है, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हम पिछली सरकार ने जो गलत काम किए थे या जो उधारी बहुत ज़्यादा ली थी उसका भुगतान कर रहे हैं। ये वर्तमान सरकार की नीतियों के मूल्यांकन करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक यहाँ पर यह आता है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए, यानी जो फिजिकल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट को हम जीरो मान लें, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, फिजिकल डेफिसिट अगर इसको हम जीरो रख दें तो मतलब क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट या ब्याज भुगतान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सरकार का राजकोषीय घाटा सिर्फ किस लिए है, क्योंकि वो ऋणों का, पुराने ऋणों का भुगतान कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि ये जो भी ब्याज दे रही है या इसका जो भी राजकोषीय घाटा है वो किस लिए, वो पिछली सरकारों ने जो खराब काम किया था, जो लोन लिया था, उसका ब्याज भुगतान करने के कारण है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का। और ये किसी भी आप कह लो कि जो नई सरकार होती है, वर्तमान सरकार होती है, उसकी नीतियों की गणना किसके द्वारा की जाती है, प्राइमरी डेफिसिट के द्वारा। अब इसके आगे फिर आते हैं, अब हम आ गए डेफिसिट फाइनेंसिंग। फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देख लेते हैं हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए। अगर हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, यानी घाटे की, यहां तक तो मैंने पढ़ा कि घाटा हो गया। अब अगर घाटा हुआ है तो आप भी तो अपने घाटे को भरने का कुछ इंतजाम करते हो, तो वैसे सरकार भी करेगी। और हम क्या करेंगे, डेफिसिट फाइनेंस या डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसको बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार इस घाटे की, जो घाटा हो गया उसकी वित्त व्यवस्था भी करेगी। तो वही हमें देखना है बस। अगर हम देखें डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार कैसे करेगी, तो सरकार उधार लेगी। अब उधार का मतलब क्या हुआ, अगर सरकार अपने घाटे को भरने के लिए, जो भी घाटे हो रहे हैं उसको भरने के लिए उधार लेती है, तो इसके नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सरकार उधार ले रही है अपने घाटों को भरने के लिए, तो भविष्य में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उधार पे आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा, पीछे बता चुका हूँ मैं कि उस ब्याज का भुगतान, जो इंटरेस्ट पेमेंट आता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि सरकार के पास एक उपाय बहुत और भी है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार इस समय कर रही है, और वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। यानी ऐसे सरकारी उद्यम या मैं कहूँ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लाभ नहीं दे रही हैं सरकार को, तो सरकार उसमें से क्या कर रही है, सरकार उसमें अपना हिस्सा बेच रही है। यानी जो सरकार ने निवेश किया था उसको वापस ले रही है, जिसे इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट, वैसे ही निवेश का उल्टा विनिवेश होता है। तो सरकार वहाँ से अपना निवेश वापस खींच रही है। इससे क्या होता है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या आता है कि अगर सरकार अपना निवेश वापस खींच रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी परिसंपत्ति, यानी सरकार की संपत्ति कम होगी। क्यों, क्योंकि सरकार अगर पीएसयूज में या किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी या अंशधारिता को कम करती है सॉरी, तो सरकार की संपत्ति में कमी आएगी, और संपत्ति में कमी आने का परिणाम क्या होगा कि जो इन पीएसयूज से या सरकारी कंपनियों से इनकम होती थी, तो भविष्य में वो इनकम नहीं प्राप्त होगी। तो इसका ये नकारात्मक परिणाम होता है। तीसरा एक चीज़ होती है ग्रांट, अनुदान मांग लेना। जैसे बहुत सारे संस्थाएं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आप कह सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर आप वर्ल्ड बैंक, कभी कभी ये ग्रांट देती हैं, सहायता दे देती हैं, अनुदान दे देती हैं, जिसके माध्यम से भी सरकार जो घाटा हो जाता है उसको भरने का प्रयास करती है। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है फिजिकल कंसोलिडेशन या राजकोषीय समेकन। राजकोषीय समेकन का मतलब क्या होता है, दरअसल जब आपका घाटा हो जाएगा, यानी सरकार का जब घाटा हो जाता है, तो सरकार कौन सा उपाय चुनती है, सरकार चुनती है डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे की वित्त व्यवस्था। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कि जब घाटा हो जाए तभी उसका उपाय करिए। जैसे बहुत सारे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती होंगी कि आपको पता है कि आपका नुकसान होगा, तो आप उससे पहले उसका बचाव या बचने का उसका प्रयास करते हैं। वैसे ही सरकार भी घाटे को रोकने के लिए, मतलब खर्चे से पहले ही, या मैं कहूँ कि घाटा होने से पूर्व ही क्या करती है, फिजिकल कंसोलिडेशन। तो दो ऑप्शन होते हैं, अगर सरकार घाटा होने के बाद उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है, उसको कैसे कंट्रोल करती है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यदि सरकार घाटे के पहले ही उस घाटे को कम करने का प्रयास करती है तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन या राजकोषीय समेकन। अब राजकोषीय समेकन या सरकार घाटा कैसे कम कर सकती है, फिर पीछे आते हैं। सरकार दरअसल अगर घाटा कम करना चाहे तो सरकार कैसे कम कर सकती है, सरकार मेनली आप देखिए तो दो तरीके के व्यय कर रही है। एक तो राजस्व व्यय कर रही है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय कर रही है। तो पूंजीगत व्यय बहुत अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि उनसे उधारी कम होगी या फिर इनसे संपत्ति बढ़ेगी। ये व्यय इतने अच्छे नहीं हैं, तो सरकार क्या करेगी, पहले तो इनको कम करने का प्रयास करेगी। क्यों, क्योंकि ये व्यय अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। दूसरे साइड सरकार क्या करने का प्रयास करेगी कि अब प्राप्तियों की बात करिए, आप घाटे को कैसे कम कर सकते हो, आप घाटे को दो तरीके से कम कर सकते हो। आप घाटे को खर्चे कम करोगे और इनकम बढ़ाओगे। घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचिए। तो घाटे को दो उपाय हैं, या तो आप अपने खर्चे कम करिए या आमदनी बढ़ाइए। तो सरकार क्या करेगी, पहले काम तो ये करेगी कि ये खर्चे खराब हैं, वो खर्चे अच्छे हैं, तो
तो उनको नहीं छुएगी, इनको कम करने का प्रयास करेगी। दूसरी बात है प्राप्तियां कौन सी बढ़ाने का प्रयास करेगी, जो ये वाली प्राप्तियां हैं ये क्या अच्छी हैं, ये बहुत ख़राब प्राप्तियां हैं। क्यों? क्योंकि इससे लोन लेने से उधारी बढ़ेगी, लायबिलिटीज़ आएंगी और डिसइन्वेस्टमेंट से संपत्ति कम होगी। तो सरकार कौन सी प्राप्तियों को बढ़ाने का प्रयास करेगी? इनको बढ़ाने का प्रयास करेगी। टैक्स हो या डिविडेंड हो, लाभांश हो, कंपनियों से जो इनकम हो रही है वो बढ़े। तो मेन इसका मतलब ये है कि सरकार अगर बजट घाटे को, या मैं कहूँ बेहतर ढंग से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहती है, तो सरकार को अपने व्यय को कम करके आय को बढ़ाना होगा। और कौन से व्यय? मेनली हम ये कह सकते हैं कि सरकार को सिर्फ राजस्व बजट को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि पूंजीगत बजट में हमको प्राप्तियां नहीं बढ़ानी है, क्योंकि वो प्राप्तियां या तो उधारी होंगी या संपत्ति का विनाश करके आएंगी। और खर्चे अगर हम ये करेंगे तो ये खर्चे अच्छे हैं, तो इन खर्चों को कम नहीं करना है। सरकार ने अगर राजस्व बजट को या राजस्व रेवेन्यू बजट को नियंत्रित कर लिया तो सरकार को क्या हो जाएगा? घाटा नियंत्रित हो जाएगा। आते हैं पीछे। इसका मतलब क्या है कि सरकार को केवल अपना राजस्व जो घाटा है उसको नियंत्रित कर ले तो सरकार का घाटा नियंत्रित हो जाएगा। अब वो घाटा कैसे नियंत्रित होगा? जो राजस्व व्यय हैं उनको अगर सरकार कम कर दे और राजस्व जो प्राप्तियां हैं उनको अगर सरकार बढ़ा दे तो क्या होगा? घाटा नियंत्रित हो जाएगा। और जो जितने सारे हमने अभी घाटों की बात की, कॉन्सेप्ट की बात की, उनकी चर्चा नहीं होगी। तो सरकार ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व जो खर्चे को कैसे कम कर सकती है? सरकार जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है यानी ब्याज का भुगतान कर रही है उनको कम करे, यानी उधार अगर कम लेगी सरकार तो ब्याज का भुगतान भी कम करना पड़ेगा, तो ये बेहतर है। दूसरी बात, जो सब्सिडी देती है, जो सब्सिडी का प्रावधान है वो तो भलाई के लिए है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर भी सब्सिडी का दुरुपयोग होता है। तो सरकार क्या करे? सब्सिडी को तार्किक बनाए, लॉजिकल बनाए, जिनको ज़रूरत हो सिर्फ उनको सब्सिडी दे। ऐसे ना हो कि राजनीति या चुनाव के लिए सब्सिडी दी जाए, जिसका प्रभाव क्या होता है? बहुत सारे घाटे सामने आते हैं जो भारत के लिए या देश के लिए नुकसानदेह होते हैं। दूसरी बात है कि अगर घाटे को नियंत्रित करना है, पहले तो खर्चा कम करेंगे, फिर इनकम बढ़ाएंगे। इनकम कैसे बढ़ाएगी? कि अगर सरकार जो अपना टैक्स कलेक्शन है या जो भी उसका कर जो इकट्ठा करती है उसको बढ़ा दे। अब आप सोच रहे हो कि कर बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स बढ़ा दे, कॉर्पोरेट बढ़ा दे, तो अब कितना बढ़ाएगी? जनता परेशान हो जाएगी, घर छोड़ के भाग जाएगी कि ऐसे ही नहीं इनकम हो रही कोविड काल में और टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। तो सरकार क्या करेगी? सरकार किसी भी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। और अगर सरकार प्रोडक्शन को बढ़ाएगी तो क्या होगा? इसका क्या होगा? इससे जीडीपी बढ़ेगी। और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो सरकार को, मतलब ये तो सिंपल सा है कि टैक्स बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी मिलेगी। इसका एक एग्जांपल अभी बजट थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, अभी डिस्कस करेंगे कि इस बार क्या हुआ कि जो भी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री थी उसने सरकार से दो डिमांड की थी कि चूंकि ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्री थी उसमें डिमांड नहीं थी, जो नए वाहन बन रहे थे वो बिक नहीं रहे थे, तो इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरी खतरे में थी। तो उन्होंने सरकार से कहा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सरकार से कहा या तो आप जीएसटी को कम करिए, ठीक है ना, या फिर क्या करिए? जीएसटी को कम करिए, या फिर इन्होंने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी लाइए। स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो वाहन बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, पॉल्यूटेड हैं, उनको अगर फिर से रिसाइकल किया जाए, नए वाहन की डिमांड बढ़ेगी यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो टैक्स कलेक्शन कैसे होगा? मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसी तरह जो जितने सरकारी उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या सरकारी कंपनियां हैं, उनसे जो सरकार को लाभांश प्राप्त होता है, अगर उस लाभांश को सरकार बढ़ाने का प्रयास करे, यानी जो भी सरकार को इन कंपनियों में जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है उससे जो लाभ होता है, अगर सरकार उस लाभ को बढ़ाने का प्रयास करे तो उससे क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो बढ़ेंगी। और अगर सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर रही है और इनको बढ़ा रही है तो इससे क्या होगा? राजस्व जो घाटा है या रेवेन्यू डेफिसिट है वो नहीं होगा। और अगर राजस्व घाटा नहीं होगा तो जो घाटे की बहुत सारी अवधारणाएं आती हैं इनका विकास नहीं होगा। तो ये हमने आज पूरा समझा समग्र रूप से कि बजट क्या होता है। पीछे आते हैं, ये हमने सब कुछ कवर कर लिया है, जितना विस्तार से हम समझ सकते थे
वो हमने सब कुछ समझ लिया कि आखिर बजट होता क्या है। हमने फिजिकल पॉलिसी समझ ली, हमने बजट समझा, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न समझा, हमने बजट को जो पारित करने की प्रक्रिया है संसद में उसको समझा, हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने बजट की कैटेगरीज़ की बात की, हमने डेफिसिट की बात की, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दिया और फिर राजकोषीय समेकन कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी जितनी भी मैंने बातें बताई हैं समझ में आई होंगी, सारे टॉपिक अच्छे से आपके कवर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और उम्मीद है कि आप बेहतर रहेंगे। धन्यवाद।